Hi everyone, welcome to this channel. This is a completely fresh series. Through this, firstly, we'll try to learn all the sociology previous year questions, like particularly for the past 10 years. And not just the previous year questions basically, but the entire way of how can we attempt or how can we go with sociology as an optional in UPSC. So basically, let me just answer a few questions first. Why this series? See, on the internet, on particularly on YouTube, there are a lot of videos, lot of channels are there. But personally, I felt that there is no particular series or help regarding previous year questions because the reality is कि जो ऑप्शनल है या फिर जो फाइनल पेपर आता है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी ऑप्शनल के कर लिए जाए आई थिंक दैट अप्लाइज टू एवरी ऑप्शनल कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की फॉर यूपीएससी ऑप्शनल मेंस राइट सो उसके लिए यही ये सीरीज है जिसमें जो भी सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं और आई डोंट थिंक कि इस यूट्यूब पे किसी ने भी इससे पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एड्रेस किया है पर्टिकुलरली फॉर आई मीन सोशियोलॉजी ऑप्शनल राइट and second is who can benefit. Who can benefit is I would say particularly those जिनको कोई idea है एक basic क्योंकि they know that कि अगर आप ऑप्शनल की बात करो तो पर्टिकुलरली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं दे आर द की बट द थिंग इज कि उन क्वेश्चंस में आपको किस चीज को एड्रेस करना है कितना पार्ट लिखना है और आप कितना पार्ट याद रख पाते हो राइट बिकॉज सी द थिंग इज कि प्योरली अगर आप इतना ज्यादा सिलेबस है यहाँ पे पढ़ने के लिए प्लथोरा ऑफ मटेरियल इज देयर राइट आप एसेंशियल सोशियोलॉजी ले लो हर लॉम्बस ले लो तुषार अंशु के नोट्स ले लो बट इवेंचुअली द थिंग इज कि आपको उसका सिर्फ 20% ही याद रहता है और उसका भी आप सिर्फ 5% ही पेपर में लिख के आते हो है ना तो उस हिसाब से कम मटेरियल के साथ जो आपको याद रहे और जो क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर है वो सारे एड्रेस हो जाए उसके रिगार्डिंग ही ये मटेरियल है राइट व्हाट कैन आई प्रोवाइड इज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके रिलेटेड मटेरियल कि उस मटेरियल से वो हर क्वेश्चन एड्रेस होना चाहिए और उसके बाहर कुछ भी नहीं जाना चाहिए राइट सो लेट्स स्टार्ट टुडे इज द डे जब हम सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जो कि सोशियोलॉजी का चैप्टर चैप्टर नंबर 1 है पेपर 1 का वो शुरू करेंगे और उसका भी जो पहला पार्ट है दैट इज मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी राइट तो अब ये जो पहला पार्ट है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो यही 7 थीम्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज और डिफाइन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी और व्हाट आर द रिलेटेड इवेंट्स राइट फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होता है सबसे मेन लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू लर्न व्हेन यू ट्राई टू स्टडी सोशियोलॉजी फर्स्ट टॉपिक सेकंड होता है कि हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट्स ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट्स का भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है मतलब कुछ पॉइंट्स है दैट यू हैव टू राइट है ना जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है then intellectual influence right then fourth is industrial revolution then enlightenment और contribution of enlightenment on emergence of sociology या in general कि भाई emergence मतलब emergence पे enlightenment का क्या फर्क पड़ा फिर आता है काउंटर एनलाइटनमेंट जो कि एक थोड़ा रिसेंट टॉपिक है आई डोंट थिंक डायरेक्टली मतलब इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है सिर्फ एक या दो बार एंड देन मल्टीपल मोडालिटी जो ऑब्वियसली एक रिजल्टिंग टॉपिक है बिकॉज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है राइट सो दिस इज दी 7 क्वेश्चंस एंड आई एम बेटिंग यू योर कि अगर आपको चैप्टर 1 का ये पार्ट पहला बार प्रिपेयर करना है इसमें भी जो हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट का क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को कवर कर लेता है सी द थिंग इज कि आपको बहुत ज्यादा हर क्वेश्चन के लिए या हर चैप्टर के लिए बहुत मटेरियल नहीं चाहिए बहुत कम और उसी को बार बार रिवाइज करके ही यू कैन राइट अ फुल फ्लेज अ स्टैटिक आंसर जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू let's see first question historical antecedents we are going to do why because ये जो question है वो आसपास के चारों question को cover कर लेता है and after doing that question you will feel कि आपने पहले चैप्टर का 50% से ज्यादा पोर्शन कवर कर लिया राइट क्वेश्चन आता है व्हाट इज और राइट डाउन द हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से why because see यहाँ पे again first you'll write the introduction में भी you see I don't suggest और I don't personally also feel कि आप हर क्वेश्चन के लिए एक अलग अलग इंट्रोडक्शन तैयार कर लो और ये आपसे मतलब उसमें भी ये टेस्ट सीरीज वगैरह आप दोगे तो उसमें भी मतलब ऐसा फील होता है ना कि बार बार कई बार आ जाता है कि like you're repeating the statement etc but I feel try to understand this कि फाइनल पेपर में इस चैप्टर से सिर्फ और इस पार्ट से एक ही क्वेश्चन आने वाला है या मैक्सिमम दो राइट वो भी बहुत ज्यादा है
तो यू कैन राइट दैट वन लाइन, यू कैन जस्ट कंप्लीटली है ना रट सकते हैं वो लाइन को, और ये बार बार हम लिखेंगे वहां पे फाइनल टेस्ट में और फाइनल पेपर में। लाइक दिस इज द लाइन कि अगर आप स्टार्ट करना चाहो, सोशियोलॉजी इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस पोस्ट बिफोर मॉडर्निटी इन मिडाइवल यूरोप, दिस इज अ पर्टिकुलर लाइन जो, और ऐसी आप खुद लाइन बनाओ अपने लिए, राइट, जो आपको कंप्लीटली याद हो चुकी है। वाई? बिकॉज हर एक का एक पर्टिकुलर पंक्चुएशन एंड एवरीथिंग डिफरेंट होता है ना, आप कैसे एक लाइन को फ्रेम कर रहे हो। सो दैट इज द थिंग, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंसी। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि भाई कंप्लीटली सोशियोलॉजी कैसे, मतलब वो ना वो पूरा प्रॉपर लेक्चर नहीं, बट इस क्वेश्चन को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता है कि सोशियोलॉजी यूरोप में इमर्ज हुई है। क्यों इमर्ज हुई है? बिकॉज देयर वाज सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जो कि यूरोप में हुए थे। वो जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं, वो चार बेसिकली एंटीसीडेंट्स है जिसके करके सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। और जो क्वेश्चन में आएगा फाइनली, वी हैव गॉट टू राइट ऑल दोस फोर केसेस जो इमर्ज हुए। जैसे सबसे पहला जो रीजन है वो है रेनेसा। रेनेसा, इनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेनेसा? रेनेसा इज बेसिकली द रीबर्थ, रीबर्थ उन मटेरियल का, उन आइडियाज का जो कि एक्चुअली लिखा गया था एंशियंट ग्रीक या रोमन्स के थ्रू, लेकिन वो बहुत पहले खत्म हो गया था, या फिर बहुत पहले वो एक रेलेवेंस जो है उसका बीच के पीरियड में कहीं पे भी नहीं था। बट क्या हुआ ड्यूरिंग द मिडाइवल एरा, जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका रीडेवलपमेंट हो गया था, एंड डेवलपमेंट हो गया था, बेसिकली उसका इन्वेंशन हो गया था। बट प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ कि वो जो मटेरियल था, उस जो रीबर्थ हो रहा था उन रिनेसा का, उस उन बुक्स का जो रिनेसा में लिखी गई थी, मतलब उस टाइम में लिखी गई थी, उन सारे जो बुक्स है उनका जो कंटेंट है, उनका जो भी आइडियाज है वो अब स्प्रेड होने लग गए थे। अब ऐसा नहीं था कि आप बाय वर्बल स्प्रेड हो रहा है, अब बाय प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड हो रहा है। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि उसका जो स्प्रेड है या फिर जो रीच है वो बहुत ज्यादा है फॉर द प्रेजेंट टाइम, बट बेसिकली फॉर द मिडाइवल एरा टाइम, राइट। दिस इज द रेनेसा। ओके, सेकेंड इज इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट इज बेसिकली वो आइडियाज जो कि वो थिंकर्स एंड फिलोसफर्स या जो भी उन्होंने आइडियाज स्प्रेड करे, या वो जो आइडियाज वो लोग एक्सपेक्ट करते थे उस समय वहां के लोगों से, राइट। तो वो सारे आइडियाज जो वो हमें लिखने, बट यहाँ पे हम हमसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि जो भी पर्टिकुलर थिंकर्स एंड फिलोसफर्स हैं हम उनकी कुछ कुछ चीजें लिखे, अब सारी नहीं लिखी जा सकती। एक्चुअल कोचिंग्स में क्या होता है कि सिर्फ इनलाइटनमेंट के ऊपर ही तीन तीन चार चार पांच पांच पेज लिखवा दिए जाते हैं, एंड यू हैव टू सिलेक्ट कि भाई कौन से हैं। बट एक्चुअली में उसको बहुत कट कट डाउन करना होता है, बिकॉज फाइनल पेपर में आप अगर सिर्फ इनलाइटनमेंट आ गया, सिर्फ इनलाइटनमेंट में आप फिर भी मतलब शायद 8-9 थिंकर लिख पाओगे। लेकिन अगर हिस्टोरिकल एंटरटेनमेंट आ गया तो इनलाइटनमेंट से आप सिर्फ 2 या 3 थिंकर लिख पाओगे। सो यू कैन इमेजिन ना कि हमें एक्चुअली हमारे मटेरियल को बहुत कट शॉर्ट करना है, राइट। सो इनलाइटनमेंट में भी अब सिर्फ ये नहीं कि भाई इस थिंकर ने ये बोला, जैसे वॉल्टेयर ने हमें ये बोल दिया कि, जैसे पर्टिकुलरली हम विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस की भाई किसने क्या बोला। वॉल्टेयर ने, वॉल्टेयर बेसिकली ही अर्ज पीपल टू फॉर्म अ स्टेट विच इज नॉट इम्पोज्ड ऑन देम, राइट। फॉर्म अ स्टेट विच इज नॉट imposed on them, right? Imposed on basically the people, right? So similarly, Montesquieu, he called for the separation of power between different organs of the state, right? John Locke and Thomas Hobbes, he talked about the social contract theory for the origin of the state, and that too, the status should be a good state, right? And then the scientific critical thinking by Francis Bacon. Now ये चारों आप शायद नहीं लिख पाओगे, लेकिन अगर particularly enlightenment का क्वेश्चन आ गया तो फिर भी आप इसमें से 3-4 तो लिख दोगे, राइट। उसके बाद थॉमस पेनी ही टॉक्ट अबाउट द ह्यूमन राइट्स ना, ह्यूमन राइट्स एंड बेसिकली अगेंस्ट द अनइक्वल वट एवर स्टेटस को जो उस समय था। और मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर्स, ही शी टॉक्ड अबाउट द विमेन राइट्स, राइट। सो एडम स्मिथ, ही टॉक्ड अबाउट द फ्री मार्केट इकोनॉमी। सो ये वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने उस समय के स्टेटस को चैलेंज किया था, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ ये लिख दो कि वॉल्टेयर ने ये बोला या मॉन्टेस्क्यू ने ये बोला। नो, वी हैव टू राइट कि भाई इस राइटिंग से उन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया। दे चैलेंज द स्टेटस को, नॉट ओनली चैलेंज द स्टेटस को, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड द अल्टरनेटिव सोसाइटी विच कैन ब्रिंग इक्वालिटी इन दैट सोसाइटी, राइट। सो दिस इज द थिंग।
सो लाइक ये दिस इज द लाइन जो कि जनरली काफी जगह आप पढ़ोगे, कोई भी नोट्स में पढ़ सकते हो वाली कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रेवर बचर एंड बेकर वी गेट अ डेली मील, इट इज देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। नाउ ये लाइन और द अदर बिग डेफिनेशंस ये सिर्फ समझने के लिए रेलेवेंट होती है, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज फाइनल पेपर में आपके पास जगह भी नहीं होती कि आप इस लाइनें एक्चुअल में लिख पाओ, राइट? सो इनलाइटनमेंट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया? देयर कंट्रीब्यूशन, देयर क्रिटिसिज्म लेड टू फंडामेंट दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, राइट? नाउ अगेन यहाँ पे क्या है कि जो क्रिटिक इन्होंने प्रोवाइड किया, all those critique led to French Revolution, Industrial Revolution and Economic Revolution। इसीलिए रेनेसा के बाद जो सेकंड हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट आता है, दैट इज इनलाइटनमेंट, जिसके करके इमर्जेंस हुआ, राइट? थर्ड इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या है कि सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द चेंज ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के तीन चार बेसिक पॉइंट्स है जो हमें लिखने हैं वहां पे, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो चेंज ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। अब ये चीज समझने के लिए है विच इज रेड मार्क, बिकॉज अगेन इसकी भी आपके पास जगह ही नहीं होगी लिखने की। बट द थिंग इज कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो हमारी पूरी सोसाइटी है, जो स्टैटिक थी उससे डायनामिक हो गई, राइट? डायनामिक इन द सेंस की there was a change in society and that change was traced by few thinkers and philosophers, जिसमें कि जो फर्स्ट वन थे वो थे फिक्ट। फिक्ट ने उस हिस्टोरिकल स्टडी को है ना इन अ हाफिजेड मैनर स्टडी किया था एक्चुअली, ठीक है? और उसको चैलेंज किया था हेगल ने। ही आर्ग्यूड ऑफ द फिक्स्ड मैकेनिज्म व्हिच इज डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म बेसिकली यही होता है कि मतलब जैसे आप आइडियाज के बेसिस पे स्टडी की कॉन्ट्रोडिक्शंस या फिर आप पूरी सोसाइटी की एवोल्यूशन को स्टडी कर रहे हो, लेकिन जो आपका बेसिस है पूरी चेंज का वो आइडियाज है, राइट? लेकिन इस चीज को मार्क्स ने जो बेसिकली कार्ल मार्क्स है, जो हम आगे थिंकर्स में भी पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स ने बेसिकली क्या किया कि उसका फ्यूअरबाख की स्टडी से मटेरियलिज्म को स्टडी करने के बाद मटेरियलिज्म को स्टडी करने के बाद जो मटेरियल रियलिटी है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसको बेसिस बताया था। एंड दस ही ट्रेस द चेंज ऑफ बेसिकली जो जो हमारी सोसाइटी चेंज हो रही थी, उस पूरे एवोल्यूशन को स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल फैक्टर्स, राइट? अब इतना सारा नहीं लिखना होता बिकॉज आपको पास जगह नहीं होती, बट आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की कॉन्ट्रीब्यूशन में ये जरूर लिखेंगे, राइज ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, देन द सडन शिफ्ट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? अब जो डेमोक्रेसी का शिफ्ट था या जो भी न्यू चेंजेस आ रहे थे बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, दे वर पोजिंग मेनी ideas of dilemmas, right, which were not explained by earlier disciplines. This is the main line, this is what you have to target कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इससे पहले इनलाइटनमेंट थिंकर्स, ये सारी चीजें कोई चेंज लेके आ रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया? उस फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री को चेंज किया था, राइट? or rise of liberal democracy, republic, secularism, these are the new factors that were being brought by this French revolution. This was the third historical antecedent. Fourth is industrial revolution again। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के करके भी बहुत चेंजेस आए थे, बट इसमें से अगर आप हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट का क्वेश्चन लिखोगे, यू विल नॉट राइट ऑल द पॉइंट्स हियर। लेकिन अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आए, देन यू विल राइट ऑल द पॉइंट्स हियर, राइट? मतलब वट एवर इज पॉसिबल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होता है कि बेसिकली इसके कारण क्या हुआ था, जो भी प्रोडक्शन सिस्टम था वो चेंज हो गया था फ्रॉम रूरल एग्रेरियन टू द अर्बन वन, और बेसिकली वी कैन से कि द फ्यूडलिस्टिक सेटअप वाज चेंज्ड इनटू कैपिटलिस्ट वन, राइट? जो बेसिकली कस्टमरी ऑब्लिगेशंस हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में चेंज हो गई थी, है ना? इसके कारण क्या हुआ, उन ऑब्लिगेशन से चेंज करके कारण क्या हुआ कि हमारा जो बेसिकली अर्बनाइजेशन हुआ, लोग माइग्रेट हुए तो उसके बाद जो उनके साथ जो पहले किनशिप बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए, किनशिप बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। उसके बाद वो जिस जगह शिफ्ट हुए, वहां की जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इट वाज नील। स्टेट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द वर्कर्स अंडर द कंप्लीट कैपिटलिस्ट सेटअप, राइट? इसके करके क्या हुआ? ब्यूरोक्रेटाइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन, मार्जिनलाइजेशन, पॉपेराइजेशन, दीज आर द कीवर्ड्स दैट वी विल राइट whenever we are supposed to answer the industrial revolution वाला question, right? उसके बाद no accountability of state, poverty was on peak, and moreover इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण और इनलाइटनमेंट थिंकिंग और साइंटिफिक फैक्टर्स के कारण क्या हुआ, जो अर्लियर डिवाइन फिनोमिनस थे, जो हमेशा पावर्टी वगैरह या फिर इट वाज एसोसिएटेड विद कि भाई ये हेवन से ऐसे ही है, इसको चेंज नहीं हो सकता, ये सारी जो फैक्टर्स है वो चेंज होने लग गए। व्हाई? बिकॉज न्यू सर्वेज वर बीइंग यूज्ड टू, एंड नॉट ओनली जस्ट कि पावर्टी को एक्सेस करने के लिए, बट चेंज करने के लिए और इस कंडीशन को बेटर करने के लिए।
So it was separated from it being a divine phenomena, right? So ये माना जाने लगा कि human can change the order, right? So industrial revolution led to this colonialism, Western thinkers interest in developing society to understand their own society. Basically, new methods were being used in order to access the current situations. For example, जो Sinclair's survey of poverty है वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, right? तो उसके बाद हाँ, अब लास्ट का पॉइंट आता है। अब जिसे हमने इतना ज्यादा पढ़ लिया, अगर आप सिर्फ हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट का क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें क्या होगा कि ये वाली जो इंटायर चीज है वो नहीं आ सकती, इसका कुछ कुछ पोर्शन आएगा, ये भी बहुत ज्यादा है। और अगर आप बाकी बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा, राइट? बट वही मैं बोल रही हूँ कि हमें कम से कम वी हैव टू कट शॉर्ट द मटेरियल एंड वी हैव टू फाइंड द वे जिसमें कि हम सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं एक क्वेश्चन में से निकाल सके, राइट? सो अब इवेंचुअली हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स का क्या है कि ये जो सारी चीजें हैं, इन्होंने कुछ चैलेंजेस पुट किए, राइट? फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के करके हमारे पास चैलेंजेस आ गए कि राइज ऑफ मिडिल क्लास, देयर न्यू एस्पिरेशंस, या डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, है ना? एंड सिमिलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन के करके सडन चेंज था डेमोक्रेसी का, विच वाज नॉट एक्सप्लेन बाय अर्लियर डिसिप्लिन और बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट? द क्रिटिकल थिंकिंग दैट वाज प्रोवाइडेड बाय enlightenment, that was also a new phenomena which was not present earlier. So all these challenges were not explained by any existing body of knowledge, right? So and all the challenges itself became the subject matter for the emerging sociologist, right? These are the lines that we have to write. Why? Because these are the lines that are expected कि भाई वो पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करती है। अगर सिर्फ हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट्स लिख देंगे और यही नहीं बताएंगे कि उन हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट्स का इमर्जेंस पे क्या फर्क पड़ा, या इमर्जिंग सोशियोलॉजिस्ट ने उन चैलेंजेस को कैसे स्टडी किया और सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, अगर यही नहीं बताएंगे देन विल नॉट बी एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट में लिखेंगे जैसे कि कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स की कंडीशंस को स्टडी किया, डर्कहाइम ने सुसाइड को स्टडी किया, राइट? वी विल स्टडी ईच एंड एवरी पॉइंट फर्दर इन थिंकर्स वाला सेक्शन। वेबर ने रिलीजन को स्टडी किया, राइट? सो दीज आर द थिंग्स कि भाई इस तरह से वो चैलेंजेस एड्रेस हुए एंड दिस फर्दर लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द सोशियोलॉजी, राइट? नाउ दिस इज वन क्वेश्चन। अब आप बताओ कि अगर आप मान लो हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट का क्वेश्चन डील कर रहे हो तो यू कैन डील कंप्लीटली हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट का क्वेश्चन डील किया जा सकता है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, अब दिस वी विल डिस्कस वन थिंग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ वन, देन फिफ्थ वन इनलाइटनमेंट ऑन इमर्जेंस, राइट? ये दोनों क्वेश्चन उसी के साथ एड्रेस हो जाते हैं। बस ये है कि वन जब particularly those questions will be asked, we have to be much careful about कि हमें उनके थिंकर्स और उनके डेटा को ज्यादा डिस्कस करना है, राइट? लेकिन बाकियों को भी एक लाइन में एक बार मेंशन जरूर करना है। फॉर एग्जांपल लाइक द इमर्जेंस कैन बी ट्रेस्ड टू द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस embodied in French Revolution, Industrial Revolution, and Enlightenment. Then after that, role of Enlightenment or role of Industrial Revolution, like that, right? Then after that, intellectual influence. अगर particularly intellectual influence का question आए, then we can deal it like सेम इंट्रोडक्शन अगेन। वाई? बिकॉज हमें बहुत इंट्रोडक्शन याद नहीं करनी, ठीक है? बॉडी में क्या होगा कि अब बॉडी में यहाँ पे जो टीबी बॉटमर एक थिंकर है उन्होंने सम अप किया था कि क्या इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस हैं। इसमें आप डायरेक्ट भी वही सारे इंटेलेक्चुअल्स वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, थॉमस पाने, मैरी क्राफ्ट वही सब यूज कर सकते हैं, बट देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। कैसे? क्योंकि टीबी बॉटमोर ने इस पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस को सम अप कर रखा है इन फोर वेज। जैसे फर्स्ट है पॉलिटिकल फिलोसफी, सेकंड है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, थर्ड है बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एंड फोर्थ इज मेथड ऑफ सर्वे। फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या होता है, जो भी हमने इससे पहले इनलाइटनमेंट के थिंकर्स पढ़े हैं जैसे वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, मैरी क्राफ्ट, थॉमस पानी, सब हम इसमें यूज कर सकते हैं। द थिंग इज वी हैव टू यूज द लाइन दैट क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, जो उन्होंने क्रिटिक प्रोवाइड किया स्टेटस को का, एंड देन राइटिंग टू थ्री थिंकर्स, बस उसके अलावा नहीं। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में हम कंट्रीब्यूशन लिखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कैसे फिक्ट, हेगल और कार्ल मार्क्स ने उस पूरी ट्रेस को स्टडी किया है, उस पूरी एवोल्यूशन को स्टडी किया है डिफरेंट बेसिस पे, राइट? वेदर इट इज बेस्ड ऑन आइडियाज, दैट इज हेगल, वेदर इट इज बेस्ड ऑन मटीरियलिज्म, दैट इज कार्ल मार्क्स। तो दिस इज फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, राइट? देन बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो हम बहुत बार पढ़ते हैं, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर ऑर्गेनिज्मिक एनोलॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर की जो ऑर्गेनिज्मिक एनोलॉजी है, दैट इज टू स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कंपेयर किया है एक एज अ ऑर्गेनिज्म और सोसाइटी को, एंड ईच पार्ट को एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसे इंडिविजुअल है फाइनली,
तो वो एक सेल को रिप्रेजेंट करता है पूरी बॉडी में, राइट? दैट इज द बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। देन मेथड ऑफ सर्वे अगेन वही है जो हमने पहले जो हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट में हमने पढ़ा था, कि बिकॉज ऑफ साइंटिफिक फैक्टर्स एंड रैशनलिज्म जो भी डिवाइन फिनोमिना थे वो डिवाइन फिनोमिना से डिसोसिएट होके एक सेपरेट मेजरेबल फॉर्मेट, राइट, क्वांटिफेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए थे। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे सिंक्लियर सर्वे ऑफ पॉवर्टी, राइट? So earlier the justifications theme based on divine phenomena, they were all rejected and new methods of social survey were used to study those things. For example, poverty का survey, right? So this is the fourth thing. अब आपको लग रहा होगा ना वही चीज की, वो हम वही thinkers लिखते हैं, हम वही फ्रेंच रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस का है, जो कि टीबी बॉटमर ने बहुत ही एक्सटेंसिव वे में स्टडी किया है इस फॉर्मेट में, एंड इट इज अ गुड फॉर्मेट। जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में आंसर लिखा जाए, बहुत अलग फॉर्मेट भी है इस आंसर को एड्रेस करने के लिए, राइट? सो दिस इज इट। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगी, इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ पे पूरा सिलेबस फ्रंट टू बैक मतलब एड्रेस कर रही हूँ या पूरा सिलेबस करवा रही हूँ, बट हर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है वो इस मटेरियल से एड्रेस हो सकता है। और अगर इस वाले से नहीं होगा तो डेफिनेटली वो चीजें मैं आगे ऐड करवा दूंगी। लेकिन ये है कि द बॉटम ऑफ द पॉइंट, बॉटम ऑफ द लाइन इज कि बहुत ज्यादा मटेरियल स्टडी नहीं करना, बहुत थोड़ा स्टडी करना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है, आंसर्स लिखने हैं, सो दैट कि हम वो चीज फाइनली लेके आ पाए, आउटपुट लेके आ पाए, राइट? सम एडिशनल थिंग जो दो तीन चीजें बस मैं लास्ट में बोलना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सेशन, राइट? सो have some fixed introduction and conclusion. For example, I said emergence of sociology. We can start it with like it emerged as a distinct discipline in response to the challenges posed before modernity in medieval Europe, right? So these are the fixed introduction and conclusions. Then second is like make notes. It's not like कि I think नोट्स खुद के होंगे, वो शॉर्ट नोट्स भी खुद के होंगे, उसको फर्दर भी कट शॉर्ट किया जाएगा, रिवाइज करने में बहुत बहुत सही रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज फ्रॉम एंटायर बुक लास्ट मोमेंट्स पे, राइट? देन इस डेटा को अगेन डू नॉट कॉपी इट एज इट इज। व्हाई? बिकॉज आई वुडंट से कि आप एग्जैक्टली यही याद कर लो, राइट? व्हाई? क्योंकि आपको आपकी आपकी खुद की लैंग्वेज ही फाइनल में याद रह सकती है। अगर ये एक लाइन है तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने कोई एक जगह से लिया है, नहीं, ये फाइनली वो मटेरियल है जो मैंने कट शॉर्ट किया था मेंस के लिए, राइट? तो अब वो फाइनल में भी मैं इसीलिए लिख के आ पाई बिकॉज दिस इज माई ओन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज मुझे सही लगती है वही मैं फाइनल में लिख के आ पाई हूँ। क्योंकि आप एक बार सब्जेक्ट को समझ लो, उसके बाद आप खुद की लाइनें बनाओ, लेकिन वो बहुत बहुत शॉर्ट मटेरियल होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हर एक पार्ट, फर्स्ट चैप्टर के एक पार्ट के लिए हम पूरे 10-10 15-15 पेजेस की चीजें कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट में इफ हिस्टोरिकल एंटेसिडेंट का क्वेश्चन है तो यही वो फाइनल क्वेश्चन है जिससे मैं बाकी सारे क्वेश्चन एड्रेस करने वाली हूँ, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज द फर्स्ट वीडियो। एंड आगे मैं ट्राई करूंगी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर्स के हैं फ्रॉम बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कवर। ओके, थैंक यू वेरी मच।